क्लिनिकल्स ऑफ एक्जिला एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला बताया हुआ है। भाई इधर मेन बात बहुत सारा लिखा हुआ है भाई, इधर मेन बात ये है कि स्केपुला एनास्टोमोसिस आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो आर्टरीज हैं, स्केपुला एनास्टोमोसिस किसके बीच होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के बीच में होता है। तो वो सारी आर्टरीज मिलकर जो है एनास्टोमोस करती हैं। एनास्टोमोस सिंपली क्या करती हैं कि एक आर्टरी दूसरी आर्टरी से मिलती है और उसके अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो कोलैटरल सर्कुलेशन होती है। ये क्यों करते हैं कि कभी जो है हमारी एक्सिलरी आर्टरी है समझो, तो उसका थर्ड पार्ट जो है वो ऑक्लूड हो जाए या उसको लाइगेट करना पड़े, तो सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सप्लाई कर देगा। सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट लाइगेट हो जाए या उधर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट जो है उसको सप्लाई कर देगा। एनास्टोमोसिस का मेनली मकसद यही होता है। कंप्रेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पे पल्पेबल होती है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला में पल्पेबल होती है। इसकी कंप्रेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी अगेंस्ट द ह्यूमरस नेसेसरी होती है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला कौन बनाता है, बाइसेप्टल ग्रूव बनाता है, वो किस पे होता है, ह्यूमरस पे होता है। तो वहाँ पर ये पल्पेबल होती है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो कि समझो ब्रेकियल आर्टरी से हो रही है या ब्रेकियल आर्टरी से हो रही है समझ लो, तो जो है या जो है एक्सिला के नीचे कट लगा वहाँ से, तो आपको जो है ह्यूमरस, तो आप जो है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को अगेंस्ट द ह्यूमरस जो है कंप्रेस करके जो है ब्लीडिंग रोक सकते हैं। इफ कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड इज मोर प्रॉक्सिमल साइड, अगर कंप्रेशन प्रॉक्सिमल साइड पे रिक्वायर हो तो कहाँ पे कंप्रेस करेंगे, एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पे कंप्रेस हो सकती है, सबक्लेवियन, जब वो सबक्लेवियन आर्टरी से उसका ओरिजिन हो रहा होता है कहाँ पे, फर्स्ट रिब पे। तो क्या करेंगे हम, बाय एक्सर्टिंग डाउनवर्ड प्रेशर इन द एंगल बिटवीन द क्लेविकल एंड द इंफीरियर अटैचमेंट ऑफ द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अगर थोड़ी सी प्रॉक्सिमल कंप्रेशन करनी है तो ह्यूमरस से करेंगे, लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला में सुपीरियर करनी है तो एक एंगल बनता है क्लेविकल और जो है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का, तो वहाँ पे करेंगे। एन्यूरिज्म सिंपली होता है कि आर्टरी है उसका बड़ा हो जाना, अब जो है वो एन्यूरिज्म ये चीज़ होती है कि ये आर्टरी है, ये को यूं करके इसमें एन्यूरिज्म हो जाए या यूं करके ये वाला एन्यूरिज्म हो जाए, ये चीज़ एन्यूरिज्म कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में इनलार्ज एन्यूरिज्म ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड कंप्रेस द, अब फर्स्ट अच्छा जो उसके रिलेशन होता है सेकंड पार्ट से, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स होती हैं। फर्स्ट पार्ट से क्या होते हैं, ट्रंक्स होती हैं। अगर हम बोलें कि एक्सिलरी आर्टरी का एन्यूरिज्म हो रहा है तो क्या चीज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होंगी ब्रेकियल प्लेक्सिस की ट्रंक्स कंप्रेस होंगी। ठीक है, अब वो पेन होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगी। ठीक है, अफेक्ट जो भी नर्व्स अफेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड। इंजरीज टू द एक्सिलरी वीन, एक्सिलरी वीन में जब आर्म हमारा फुली एबडक्टेड होता है तो एक्सिलरी वीन ओवरलैप करती है एक्सिलरी आर्टरी को, उसके एंटीरियरली लोकेट होती है। सर्जिकल या ट्रॉमेटिक वॉन ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सिलरी वीन इज पर्टिकुलरली डेंजरस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एयर एंटरिंग। अगर एक्सिलरी वीन डैमेज होगी तो एक तो ये ब्लड लॉस का भी जाहिर सी बात है होगा, और जो है किसका कि कोई अगर एयर बबल भी चला जाता है तो उससे भी मसला होता है, एयर बबल बन जाए, हवा चली जाए तो उससे भी मसला होता है ब्लड के अंदर। एक्सिलरी वीन जो होती है एक्सिलरी वीन इन सबक्लेवियन वीन पंचर, सबक्लेवियन वीन पंचर जो है कैथेटर प्लेस करते हैं किसमें, सबक्लेवियन वीन में। एक्सिलरी वीन बिकम द सबक्लेवियन वीन कहाँ पे, जब फर्स्ट रिप क्रॉस करती है। तो नीडल जो कहाँ पे सबक्लेवियन वीन का पंचर करते हैं हम, सिंपली जब वो फर्स्ट बॉर्डर से क्रॉस कर रही थी वहाँ पे करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अच्छा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट द एक्सिलरी वीन एंटीरियर इंफीरियर होती है एक्सिलरी आर्टरी की और पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है। इन्फेक्शन ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड इन्फेक्शन इन द अपर लिम्ब कैन कॉज एक्सिलरी, अपर लिम्ब में कोई इन्फेक्शन होगा तो भाई देखो अपर लिम्ब की जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो कहाँ पे ड्रेन हो रही होती हैं, ह्यूमरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। तो जाहिर सी बात है तो वहाँ की अगर अपर लिम्ब में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिम्फेंजाइटिस हो जाएगा, यानी कि लिम्फेटिक वेसल जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। और अपर लिम्ब में क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया ह्यूमरल ग्रुप होता है वहाँ पे, तो वही इन्फ्लेम होगा। अब क्या है, लिम्फेंजाइटिस किससे करेक्टराइज होता है, वार्म रेड टेंडरनेस स्ट्रीक इन द स्किन, सही इन्फेक्शन हो जाएगा पेक्टोरल रीजन ऑफ ब्रेस्ट में होगा। अगर इन्फेक्शन पेक्टोरल रीजन ऑफ ब्रेस्ट में होगा, सुपीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑल्सो प्रोड्यूस इनलार्ज, वहाँ पे कौन सी लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगी, आगे की पेक्टोरल वाली होंगी। ठीक है, अब ये सारी ड्रेन किस में होती हैं, अपाइकल में होती हैं। तो मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक वो चीज़ होती है फैले, जो चीज़ फैलने वाली होती है ना वो मेटास्टेटिक कैंसर होता है। ऑफ द अपाइकल ग्रुप द ऑफन अडेयर टू द एक्सिलरी वीन, अपाइकल ग्रुप द नोड जो होती हैं वो किससे अडेयर हो जाती हैं, एक्सिलरी वीन से। अब जब वो लिम्फ नोड एक्सिलरी वीन से अडेयर हो जाएंगे तो ये नेसेसरी हो जाएगा कि आप उस वीन के वेसल को पार्ट को जो है आप रिमूव करें। इनलार्जमेंट ऑफ द अपाइकल नोड ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं सेफेलिक वीन को सुपीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर। अब ज़्यादा इनलार्जमेंट होगी अपाइकल वीन्स की तो वो जो है सेफेलिक वीन को भी जो है क्या करेंगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, डायसेक्शन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स,
एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन करते हैं, मेनली उसकी बायोप्सीज को देखा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है उसके लिए। एक्सेशन ऑफ पैथोलॉजिक एनालिसिस ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड ऑफन नेसेसरी फॉर द स्टेजिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ये कैंसर किस स्टेज का कैंसर है, सही है, और जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अरेंज होती हैं और रिसीव करती है लिम्फ को मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर सेल्स से, क्योंकि ब्रेस्ट की जो होती है वो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है एक्सिलरी वाली कर रहे होते हैं, तो वहाँ से जो है कैंसरस सेल भी ड्रेन हो रहे होते हैं। तो जैसे हम पूरी लिम्फ नोड जो है बाहर निकाल के देखते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है अपर लिम्फ की इम्पेडेड आफ्टर द रिमूवल। अब जाहिर बात है कि आपने लिम्फ नोड रिमूव कर दिए तो वहाँ से जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज रुक जाएगा और क्या हो जाएगा, वहाँ पे लिम्फ एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी ड्यूरिंग द एक्सिलरी। अब जब एक्सिलरी नोड डायसेक्शन करते हैं तो दो नर्व्स को मसला होता है, दो नर्व जो है एट रिस्क होती हैं, कौन सी अभी हम पीछे ही पढ़ के आए, यानी कि जो उस पर पढ़ा हमने क्लिनिकल्स में पेक्टोरल रीजन के, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व और थोरैकोडोर्सल नर्व, ये दो नर्व जो होती हैं एट रिस्क होती हैं जब हम डायसेक्शन करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के। वेरिएशंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ पे बताया है कि जब हम पढ़ते हैं ना कि भाई इतने पहले जो है रूट्स हैं, फिर ट्रंक्स हैं, डिविजन्स है, कॉर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे होगा, C5 से सिर्फ T1, ऐसा नहीं है सिर्फ C5 से T1 ही होगा, जो मीडियन नर्व है वो सिर्फ जो है दो रूट से ही बनेगी। तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। जैसे अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 से 8-1 बोलते हैं, लेकिन अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है C4 से T8 तक का हो तो उसको हम बोलते हैं प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। और अगर सुपीरियर रूट जो है C6 हो और इंफीरियर A यानी कि C6 से T2 वाला ब्रेकियल प्लेक्सिस हो, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस, सही है। तो अच्छा, इन द लेटरल टाइप, अब ये वाला है ना, इसमें इंफीरियर ट्रंक ऑफ द प्लेक्सिस में बी कंप्रेस्ड बाय द फर्स्ट स्ट्रिप। अच्छा, पहले हम क्या बोलते हैं, क्या जो लोअर ट्रंक होती है ना हमारी नॉर्मल वाला जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है C5 से T1, उसकी लोअर ट्रंक होती है सब क्लेविकल के पीछे, सही है। अच्छा, इसकी में की लोअर ट्रंक कहाँ होगी, फर्स्ट स्ट्रिप इसको कंप्रेस करेगी, ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यूरोवैस्कुलर सिम्पटम्स इन द अपर लिम्ब। अब लेटरल मीडियल कॉर्ड जो होती हैं, अब देखो यहाँ पे मीडियन नर्व, बस ये लिखा हुआ है कि जो है कि कोई भी डिवीजन एब्सेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जो ब्रांचेस होंगी वो वैसी की वैसी रहेंगी। मस्कुलोक्यूटेनियस 5, 6, 7 से ही बनेगी, एक्सिलरी नर्व 5, 6 से ही बनेगी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है 5, 6, 7 से ही बनेगी, थोरैकोडोर्सल 6, 7, 8 से ही बनेगी। मीडियन नर्व का जो रूट है वो उतना ही होगा, अल्नर का जो रूट है नर्व रूट उतना ही होगा, ब्रांचेस सब वही होंगी। भले मीडियन नर्व जो है 2 मीडियल रूट आ रहे हैं उसके अंदर और एक लेटरल रूट आ रहा हो ये हो, लेकिन मीडियन नर्व होगी, सप्लाई वो उसी को करेगी। एक्सिलरी कहीं से भी बन रही हो, सप्लाई वो डेल्टोइड और टीरीज को ही करेगी। तो वेरिएशंस होंगी लेकिन सप्लाई वगैरह उनका सब सेम होगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होती है, क्यूटेनियस इनोवेशन जो होती है अफेक्ट करती है ज़्यादातर मूवमेंट और क्यूटेनियस इनोवेशन को। जो मसल्स उसको अफेक्ट करेंगे वो मसल अफेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे उसकी क्यूटेनियस इनोवेशन होगी तो वो क्यूटेनियस इनोवेशन अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टेस्टिंग द अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के, भाई जो मसल जो मूवमेंट करवाता है उससे वो मूवमेंट करवा के देख लेंगे, अगर सही होगा। कंप्लीट पैरालिसिस होगी तो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी, और इनकम्प्लीट पैरालिसिस होगी तो कुछ नर्व जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के ठीक होंगी वो मूवमेंट कर रही होंगी, जो ठीक नहीं होंगी वो नहीं कर रही होंगी। सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस यानी कि 5 और 6 अपर ट्रंक अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा। अपर ट्रंक डैमेज कैसे होती है, पहले ये बात, एंगल बिटवीन नेक और शोल्डर के बीच में जो एंगल होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब चाहे जो है कोई बंदा ऐसे मोटरसाइकिल से गिरता है तो वहाँ ये वो लिखा है कि मोटरसाइकिल से गिरता है तो उसका जो है कंधा ऐसे होता है और जो है गर्दन का भी ऐसे हो जाती है, या बेबी को इस तरीके से डिलीवर करते हैं पागलों की तरह कि हेड जो है आपने पूरा खींच ही लिया है, तो देखो यहाँ पर भी एंगल जो है इसके बीच में बढ़ रहा है, इसके बीच में। ये चीज़ आपको याद रखें कि अपर ट्रंक डैमेज होगी तो एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर इंक्रीज़ होगा। अभी हम क्लम्पी स्पाल से पढ़ेंगे, उसके अंदर एंगल बिटवीन आर्म और चेस्ट वॉल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अर्ब्स-डिकिन पाल्सी के अंदर क्या होता है, एंगल बिटवीन नेक एंड शोल्डर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अपर ट्रंक डैमेज होती है। अपर ट्रंक की कौन सी रूट डैमेज हो रही है, C5, C6 डैमेज हो रही है। अब आप सोच लें कौन कौन सी नर्व गई हमारी, एक्सिलरी नर्व गई, ठीक है, और भी बहुत सी नर्व गई जिनका रूट C5, C6 है। इंजरी टू द सुपीरियर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होगी, वेटर स्टिप पोजीशन कहलाती है। ये देखें, याद रखना आपने कि इसमें वेटर स्टिप, ये देखो हैंड जो है ना आपका मीडियली रोटेट हुआ हुआ है, ये एडक्ट हुआ हुआ है पूरी तरीके से, एडक्ट मीडियली रोटेट हुआ हुआ है, मीडियली रोटेट, और ये क्या हुआ हुआ है, प्रोनेट हुआ हुआ है, ठीक है। और पूरा आपकी जो एल्बो है वो क्या है, एक्सटेंड हुई हुई है, एल्बो एक्सटेंड हुई हुई है, क्योंकि बाइसेप्स पे मस्कुलर क्यूटेनियस आती है, उसका भी नर्व रूट 5, 6, 7 है तो वो भी फ्लेक्स नहीं कर रहा। एडक्ट हुआ है क्यों, क्योंकि डेल्टोइड वो हुआ है, डेल्टोइड एबडक्ट करवाता है, और जो है एडक्ट हुआ है मीडियली रोटेट हुआ है पूरा, क्योंकि लेटरली रोटेट जो करवाते हैं उनकी नर्व रूट, जैसे कि हमारे पास टीरीज माइनर है वो भी गया C5, C6 वाला, तो ये पूरा एडक्ट मीडियली रोटेट एक्सटेंडेड एल्बो, और ये हैंड पूरा सोया, तो ये वेटर स्टिप पोजिशन होती है जो कि अर्ब्स-डिकिन पाल्सी में दिखती है हमें। अपर ब्रेकियल
देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वेटस पोजीशन होती है, लिम हैंग्स बाय द साइड इन द मीडियल रोटेशन। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी क्या होती है, न्यूनेट्स के अंदर जब इस तरीके से उनकी डिलीवरी की जाए कि हार्ट जो है कि नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया जाए, तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, अर्ब्स डिकिन पैल से होता है। कौन सी C5 C6 से जो सप्लाई होते हैं मसल वो अपना काम नहीं करेंगे, जैसे कि डेल्टोइड, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस। यूजुअल क्लिनिकल अपीयरेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि अपर लिम्ब एडक्टेड होगा, शोल्डर मीडियली रोटेटेड होंगे, एक्सटेंडेड एल्बो होगी। सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो पूरा था कि भाई पूरी ही अपर ट्रंक डैमेज होगा, ये फुल टाइम डैमेज होगा ये अपर ट्रंक, तो वो हमारा है एर्ब्स डकिन पाल से। और अगर माइक्रो ट्रॉमा हो सुपीरियर ट्रंक को तो वो होती है बैक पैकर्स पाल से। बैक पैकर्स पाल से में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी बैक पैक आप लेके जा रहे हैं, तो उससे भी देखो आप केस वही है कि शोल्डर और नेक के बीच में इंक्रीज हो रहा है, और जो बहुत ज़्यादा हैवी बैक पैक है उससे जो है आपकी जो है अपर ट्रंक जो है डैमेज हो जाए। Chronic microtrauma to the superior trunk of the brachial plexus carrying a heavy backpack can produce motor and sensory deficient in the distribution of the musculocutaneous और radial nerve। ये देख लो कि बैकपैकर्स पाल्से में कौन सी नर्व है, रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सुपीरियर ब्रेकियल प्लेक्सस से क्या होते हैं, मसल स्पाज्म और ये सब हैवी बैकपैक्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए हाइकर्स वगैरह करते हैं तो उनमें होता है। एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूराइटिस, ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी, ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अननोन कॉज है इसकी। कैरेक्टर्स कैसे होता है, सडन ऑनसेट होगा पेन का शोल्डर में, सही है, और फिर क्या होगी, शोल्डर में पेन होगा, फिर उसके बाद मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। ये होती है एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूराइटिस। नर्व फाइबर जो होंगे यूजुअली फ्रॉम द सुपीरियर ट्रंक। अच्छा भैया ये हमसे MCQ हो कि विच नर्व फाइबर्स आर यूजुअली इन्वॉल्व इन एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूराइटिस, तो कौन से होते हैं, सुपीरियर ट्रंक वाले। अब तक हमने सुपीरियर ट्रंक के क्या क्या देखा, एक एर्ब्स डकिन पाल से देखा जिसके अंदर पूरी ही अपर ट्रंक जो है डैमेज हो रही है। एक हमने देखा बैक पैकर्स वाला, उसके अंदर माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है मेनली मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व का। फिर हमने देखा कि एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूराइटिस के अंदर भी जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सुपीरियर ट्रंक वाले जा रहे होते हैं। अब ये ट्रंक हो गई। अब कॉर्ड्स, कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड्स कब होगी कि आप जो है हाइपर एब्डक्टेड आर्म, यानी कि पेंटिंग करते वक्त सीलिंग को जब आप पेंट कर रहे हो तो आप देखो आपका हाथ कितना ऊपर है, अब आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उससे आपकी जो है कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, द कॉर्ड्स आर इम्पिंगमेंट और कंप्रेस किसके बीच में होंगी, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और पेक्टोरालिस माइनर के बीच में जो है ये आपकी इम्पिंग हो जाएंगी। कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, रेडियल पेन होगा, आर्म के अंदर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, और अगर एक्सिलरी आर्टरी कंप्रेस हो गई तो स्कीमिया होगा अपर लिम्ब के जिस पार्ट को सप्लाई करती है, और डिस्टेंशन ऑफ द सुपरफिशियल वेन। साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम के रिजल्ट होते हैं कंप्रेशन ऑफ द एक्सिलरी वेसल्स एंड नर्व। साइंस एंड सिम्टम किस वजह से आ रहे हैं, हाइपर एब्डक्शन। व्हाट इज हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम, हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम दैट रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेकियल कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी वेन और एक्सिलरी नर्व दैट गिव्स द सिम्टम्स। वो सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर नर्व का बात हो रही है तो लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, या जो है एराथ्रीमिया यानी रेडनेस ऑफ द स्किन किस वजह से होगी, कैपिलरीज के डायलेट होने की वजह से होगी, वीकनेस हो जाएगी हैंड में, एक्सिलरी आर्टरी और स्कीमिया हो जाएगा, सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी। द साइंस ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं हाइपर एब्डक्शन के वो किसकी वजह से आते हैं, एक्सिलरी वेसल या नर्व जो डैमेज होती है उसके बेसिस पे उसके सिम्टम्स आते हैं। इंजरीज अगर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कि लोअर ट्रंक की हो रही है तो उसमें होता है क्लम्पीस पैरालिसिस। क्लम्पीस के अंदर जो होता है क्लॉ हैंड होता है। देखो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो दोनों का से हो रही है, क्लॉ हैंड क्लम्पीस, क्लॉ हैंड क्लम्पीस। तो यू हैव टू रिमेंबर कि क्लम्पीस के अंदर क्लॉ हैंड होता है, सही, और क्लम्पीस के अंदर क्या होता है, जो होता है ये एंगल बिटवीन द आर्म एंड द चेस्ट वॉल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो चाहे वो बेबी को इस पोजीशन में डिलीवर कर रहे हैं हाथ खींच के, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। और ये रहा क्लॉ हैंड हमारा, ठीक है, इसको हम क्लॉ हैंड बोलते हैं। उसके बाद अर्ब्स की दोनों को कंपेयर करें, अर्ब्स डिकिन पाल से अपर ट्रंक डैमेज, क्लम्पीस पाल से लोअर ट्रंक डैमेज। अर्ब्स डिकिन पाल से एंगल बिटवीन द हेड एंड द शोल्डर इंक्रीजेस, क्लम्पीस पाल से एंगल बिटवीन द आर्म एंड द चेस्ट वॉल इंक्रीजेस। ये दोनों इसको भी कंपेयर करो। अब इसकी जो है क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ द अर्ब्स डिकिन वेटेड टिप पोजीशन, क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ द क्लम्पीस पाल से क्लॉ हैंड। ठीक है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस अब देखो लेस कॉमन होती है एज कम्पेयर टू अर्ब्स डिकिन पाल से। इन्फीरियर प्लेक्सस से क्या होगा, अपर लिम्ब सडनली पुल्ड सुपीरियरली, फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब सडनली पुल्ड सुपीरियरली, जैसे कि कोई पर्सन है वो जो है गिरते वक्त जो है किसी ट्री को ग्रैब कर ले उस वक्त, या बेबीज अपर लिम्ब पुल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। जिससे कौन सी नर्व रूट डैमेज होती है, डू रिमेंबर के लोअर ट्रंक किसकी बनी होती है, C8 और T1 की, तो वही डैमेज होंगे। सही, C8 और T1 मेनली रूट है हमारे अल्नर नर्व का। ठीक है, तो अल्नर नर्व क्या सप्लाई करती है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। अब इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड जो सप्लाई करती है सिवाय उनके थिन आर के और फर्स्ट लम्ब्रिकल के, तो जो है देखो यहाँ पे क्लॉ हैंड हो रहा है ऐसे। C8 और T1 में जो जा रहा है ना, C8 और T1 मीडियन नर्व में भी C8 और T1 की कंट्रीब्यूशन होती है, तो पूरे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ख़राब नहीं हो जाते, अफेक्ट हो जाते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक सॉल्यूशन हम किधर दें, एक्सिलरी शीथ के अंदर,
सही है। एक्सिलरी शीथ क्या होती है? एक्सिलरी शीथ वो होती है कि कनेक्टिव टिश्यू एक्सिलरी सेकंड एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड को सराउंड किया हुआ होता है ना, वो एक्सिलरी शीथ होती है। सही है। इंटरप्ट करते कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स एंड प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ऑफ द स्ट्रक्चर सप्लाइड। और डायरेक्ट उधर ही अगर आप जो है इंजेक्शन दे दें एनेस्थीसिया सॉल्यूशन का एक्सिलरी शीथ में या उसके आसपास, तो आप डायरेक्ट कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को ही आप जो है वो कर देंगे, एनेस्थीसिया दे देंगे। तो अब जो उधर से नर्व जाएंगी तो उधर से भी कोई सेंसेशन नहीं जाएगी। सेंसेशन इज ब्लॉक्ड इन ऑल डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड द स्किन डिस्टल टू द मिडिल ऑफ द आर्म कंबाइंड विद इन occlusive Trauschmann technique to retain the anesthetic agent. This procedure enables surgeon to operate on the upper limb, ठीक है, विदाउट यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं होगी अगर आपने एक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस को मेनली वो कर दिया, यूजिंग अ नंबर ऑफ इंक्लूडिंग सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी अप्रोचेस और ब्लॉक्स।